नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी के कहने पर हम सबसे पहले सिलेबस का वीडियो ला रहे हैं। सभी के कहने पर ला रहे हैं, ठीक ना। सब लोग कमेंट में बोल रहे थे कि सबसे पहले सिलेबस का वीडियो अपलोड कीजिए, इस वर्ष का क्या सिलेबस होने वाला है। तो जितने भी छात्र एवं छात्राएं 2026 में नेक्स्ट ईयर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, संस्कृत लिए हुए हैं, तो आप लोग को इस चैनल को सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और जो भी रेगुलर कंटेंट अपलोड करेंगे वो आपको देखते रहना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सिलेबस बताने वाले हैं और यहाँ तक कि यह भी बताएंगे कि इस वर्ष से प्रश्न पूछने का पैटर्न कैसा था, ठीक है। और हर वर्ष कैसा प्रश्न पूछा जाता है, और ये भी बताएंगे कि कहाँ से सबसे अधिक प्रश्न आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे होंगे, आपके दोस्त लोग, आपके भाई बंधु लोग, तो उनके पास से वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको पता चल सके कि क्या सिलेबस है हमारे 2026 एग्ज़ाम के लिए 12th संस्कृत का। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार हम स्वागत करते हैं हम अपने इस चैनल पे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें आपको देख लीजिए, टोटल इसमें 16 पार्ट पढ़ने के लिए रहेगा, ठीक है। 16 पार्ट देख लीजिए यहाँ पे। सोरसा मतलब होता है 16। 16 पाठ टोटल आप सभी को पढ़ने के लिए रहेगा। पहला पाठ है तपोवन ब्रह्मचारी, ठीक है। दूसरा पाठ है श्रेयस्करी स्व स्थित, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे, तीसरा पाठ देख लीजिएगा, पर्यावरण संरक्षणम। चौथा है वर्षावरणम, ठीक है। देखिए, जो सिलेबस बता रहे हैं साथियों, उसको एक पेज में नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, व्याकरण से कितना प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव में कितना प्रश्न कहाँ से आता है, सब्जेक्टिव में सबसे अधिक प्रश्न कहाँ से आएगा, सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, अभी हम जस्ट सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। इस सिलेबस के वीडियो में सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, पांचवा चैप्टर है हमारा न्यायालय दृश्यम। ये जो पार्ट रहेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे अधिक प्रश्न आता है। सोमदत्त प्राप्ति कथा। और एक है आपका सातवां पाठ, जो कि बिहारस से संस्कृति परंपरा। बिहार के संस्कृति परंपरा के बारे में है। अगर ये चैप्टर को मिस कर देंगे तो समझिए कि 20 नंबर आप एग्जाम से हाथ धो बैठिएगा। कहने का मतलब है कि बिहार संस्कृति परंपरा है, इससे बहुत अधिक प्रश्न आता है, मतलब बहुत ज़्यादा। न्यायालय दृश्यम से भी अधिक प्रश्न इससे रहता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है परोपकार। देखिए दोस्तों, परोपकार इसलिए पढ़ना महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, जो जो हम गोल घेरा लगा रहे हैं उसको अधिक पढ़िएगा, मतलब अधिक जोरों शोरों से पढ़िएगा, ठीक ना। मतलब पढ़ाई पर उस पे उसमें ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा उस पे बल दीजिएगा। परोपकार में से जितना भी जो यहाँ पे श्लोक पूछा जाएगा, हिंदी अर्थ, श्लोक का हिंदी अर्थ जो पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा परोपकार से ही रहता है। और एक रहेगा आपको व्यायाम से, जो कि 10वां लेसन है आपका। चलिए, परोपकार परोपकार के बाद यहाँ पे आपको आ जाते हैं 9वां लेसन में, नृत्य शिक्षक विवाद। ये एक कहानी है। चलिए, इसके बाद 10वां पाठ है सर्वधर्म सम्मेलन, विवेकानंद के बारे में है, इससे भी अधिक प्रश्न रहता है। उतना नहीं रहता है, फिर भी आपको महत्वपूर्ण है आपके लिए। एकादश मतलब 11वां पाठ है आपका उद्भिज परिषद। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 12वां पाठ है, जो कि है व्यायाम। व्यायाम से भी अधिक प्रश्न रहते हैं। क्या चीज़ तो श्लोक के लिए, तो श्लोक के लिए इसको आप नोट कर लीजिए, व्यायाम और फिर परोपकारा, ठीक है। इससे श्लोक पूछे जाते हैं। तो इसमें जितना भी श्लोक होगा उसका हिंदी अर्थ हम बताएंगे, ताकि आपको इजीली 7 के 7 नंबर मिल जाए, क्योंकि जो श्लोक रहता है ना साथियों, वो 7 नंबर का पूछता है, ठीक है। चलिए, 13वां लेसन है हमारा चाणक्य और चंदन दास के बीच में संवाद है, उसका वर्णन है। और यहाँ पे 14वां लेसन है ज्ञान सागर है, ठीक ना। ज्ञान सागर है। चलिए, उतना ही प्रश्न इससे नहीं रहता है। चलिए, पाँचवा यहाँ 15वां लेसन है, पाँचवा नहीं 15वां लेसन है कि दिलीप वर्णम, ठीक है। राजा दिलीप के बारे में वर्णन किया गया है। और लास्ट हमारा है षोडशा पाठ, 16वां पाठ है भार्गवी बारूनी विद्या। तो टोटल इस प्रकार से हमारा 16 चैप्टर है, जिसको आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले एक कमेंट में प्रश्न हम देखेंगे, ठीक ना। कि सबसे पहले प्रश्न ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर ख़त्म कर दें, या फिर जो ऊपर ऊपर व्याकरण रहता है वो ख़त्म कर दें, या तो फिर ये वाला जो सिलेबस है यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा यहाँ से भी। तो ये ख़त्म करें, या फिर सबसे पहले यहाँ पे ये वाला सिलेबस ख़त्म करें, ये डिसाइड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये बात अगर डिसाइड कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा क्या आगे आगे ख़त्म करना है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो देखिए जो उधर 16 चैप्टर बताएं उसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए सबसे पहले हो जाएगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है? तो देखिए अपठित गद्यांश क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। अपठित गद्यांश कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें आपको पढ़ना रहता है, एक प्रकार से आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, ठीक ना, 10 से 15 लाइन का। तो इस प्रकार से आपको कुछ इतना बड़ा आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, इसको पढ़ना है और पढ़ करके 5 प्रश्न किया जाएगा आपको से, उस प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। और इसमें टोटल आपको मिलेगा कितना नंबर? तो टोटल आपको आगे हम बता देंगे कि इसमें आपको कितना नंबर मिलेगा गद्यांश में, ठीक है। तो अपने अपठित गद्यांश आप समझ गए कि 10th की तरह 12th में संस्कृत में आपको अपठित गद्यांश पूछता है, यानी कि इसमें क्या करने के लिए रहेगा साथियों? तो पढ़ना है और 5 प्रश्न रहेगा, ठीक ना, 5 प्रश्न से ज़्यादा नहीं रहेगा, उस उन पाँचों प्रश्नों का जवाब देना है आपको। इसमें टोटल 9 प्रश्न है, ठीक ना, 4 और यहाँ पे 4 और फिर इतना हो जाएगा इधर 3, मतलब टोटल 9 से 10 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको आपसे 10 प्रश्न नहीं करेगा, आपसे 5 ही प्रश्न करेगा। अभी हम आपको जस्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको अपठित गद्यांश। चलिए अब हम चलते हैं अपने सिलेबस पर। इसके बाद साथियों आगे आपको पढ़ना है रचनात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम में आपको क्या पढ़ना है? तो सिर्फ आपको 2 चीज़ पढ़ना है। ये जो आपको लघु कथा पूर्ति है इसको नहीं पढ़ना है, ठीक ना, इसको काट दीजिए, ठीक है, इसको हम काट देते हैं। जो जो हम बता रहे हैं उसको एक पेज में नोट कर लीजिएगा। चलिए अपठित गद्यांश आपको आप लोग नोट कर लिए, यहाँ से आपको पढ़ करके उत्तर देने के लिए रहेगा। रचनात्मक कार्य में आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे प्रश्न किया जाएगा। पहला जो रहेगा पत्र लेखन और दूसरा रहेगा अनुच्छेद लेखनम, ठीक है। अनुच्छेद लेखनम और यहाँ पे पत्र लेखनम। पत्र लेखनम भी आपसे 2 प्रकार के पूछा जाएगा, ठीक ना। अब देखिए पत्र लेखनम में भी मतलब पत्र लिखने में भी यहाँ पे एक क्या चीज़ है कि पत्र लेखन जो है हर वर्ष नहीं पूछा जाता है। जैसे 2023 में नहीं पूछा गया था, 24 में लगता है नहीं पूछा गया था, लेकिन इस वर्ष पूछा गया है और उससे 2022 में पूछा गया था। लेकिन याद रखिएगा कि इसका डिसाइड कब करेंगे? तो जब उससे पहले मतलब एग्ज़ाम के 2 महीना पहले जब सेंटअप एग्ज़ाम जो आपका होगा ना, उसमें देखिएगा अगर उसमें यहाँ पे पत्र लेखन अगर रहेगा तो याद रखिएगा कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में पत्र लेखन रहेगा, याद रखिएगा। चलिए तो ये तो आप जान गए कि पत्र लेखन कभी आता है कभी नहीं भी आता है, ठीक है। चलिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे 2 प्रकार के पत्र लेखन आपसे पूछा जाएगा। एक होता है पत्र लेखनम और एक होता है प्रार्थना पत्र लेखनम। तो इसमें अंतर समझिएगा। पत्र लेखन क्या होता है? पत्र लेखन होता है साथियों जो किसी के पास आप संदेश भेज रहे हैं, किसी बातों को लिख रहे हैं, किसी बातों को व्यक्त कर रहे हैं और दूसरे के पास अपने मम्मी पापा या फिर किसी फ्रेंड्स के पास आप भेज रहे हैं, तो वो हो गया पत्र लेखन। और दूसरा हो जाता है आपको प्रार्थना पत्र लेखन, ठीक ना। प्रार्थना पत्र लेखनम हो जाएगा आपका अनुरोध, ठीक ना। मान लीजिए किसी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी शादी में ज़रूर से ज़रूर आएँ, हमारा शादी हो रहा है, तो इस प्रकार से अनुरोध हो गया। या तो फिर अपने पिताजी के पास 10,000 के मंथली फ़ी माँगने के लिए या फिर किसी भी खर्च के लिए माँगने के लिए आप अनुरोध कर रहे हैं अपने पिताजी से, तो वो हो जाएगा आपको प्रार्थना पत्र, जिसमें प्रार्थना किया गया, निवेदन किया गया हो, उसे प्रार्थना पत्र कहेंगे। और पत्र लेखन समझ गए, सिर्फ उसमें संदेश रहेगा। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन होता है प्रधानाध्यापक के पास। तो देखिए प्रधानाध्यापक के पास जो प्रश्न लेखन हो जाएगा वो भी आपका हो जाएगा किसमें? तो प्रार्थना पत्र, क्योंकि हम लोग प्रधानाध्यापक के पास क्या लिखते हैं? अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं उनको से, इसीलिए वो कहलाएगा प्रार्थना पत्र लेखनम, ठीक है। तो 2 में से कोई एक पूछेगा। चलिएगा इसके बाद अनुच्छेद लिखने के लिए रहेगा। अनुच्छेद कहने का मतलब है आपको कि ये आपको पूछा जाएगा 8 नंबर का, ठीक ना, 8 या 7 नंबर का पूछा जाता है, जो कि आपको टोटल 4 पूछा जाएगा, जिसमें से एक का उत्तर देने के लिए रहेगा। जैसे कहने का मतलब है कि एक हो गया विद्यालय पर हो गया, एक हो गया छात्र पर हो गया, एक हो गया महात्मा गांधी पर, एक हो गया आपको सुभाष चंद्र बोस पर, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट दे दिया जाएगा और 4 में से किसी एक पर आपको उत्तर लिखने के लिए रहेगा। तो यही हो जाएगा आपको
यहाँ पे अनुच्छेद लेखनम। आगे हम बताएंगे कैसे अनुच्छेद लेखनम रहेगा और उसका उत्तर कैसे देना है। चलिए अब हम आते हैं व्याकरण में, ठीक है। ये सब व्याकरण का पाठ नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पत्र लेखन जो है व्याकरण का पाठ है, नहीं, और अनुच्छेद लेखन जो है ये सब व्याकरण का पाठ है, नहीं, व्याकरण का पाठ नहीं है ये सब। चलिए आगे हम समझते हैं व्याकरण। तो व्याकरण से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न रहेगा आपको यहाँ पे रहता है, आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे प्रत्यय और उपसर्ग से। यहाँ पे सिर्फ प्रत्यय दिया गया है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि प्रत्यय भी रहता है और उपसर्ग भी रहेगा, ठीक ना। उपसर्ग से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहता है, लगभग 8 से 9 ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है। बात की जाए सब्जेक्टिव का तो प्रत्यय से कोई भी सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे वर्ण, ठीक ना, वर्णों का उच्चारण स्थान। तीसरे सब्जेक्टिव की बात किया जाए वर्णों के उच्चारण स्थान से तो सब्जेक्टिव नहीं के बराबर पूछा जाता है, मतलब पूछा ही नहीं जाता है। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान में तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मतलब हो सके तो 2 या हो सके तो 3 पूछेगा। बात रहे प्रत्याहार का, ठीक ना, तो ये आपको एक प्रश्न पूछेगा या फिर 2 प्रश्न पूछेगा। लगभग हम देखते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से कि एक प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिएगा तो ये जो 3 हो गए ना, इसमें से किसी से भी प्रश्न सब्जेक्टिव में नहीं पूछेंगे, पूछा जाएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से प्रत्यय में 8 से 9 प्रश्न रहेगा, वर्ण का उच्चारण स्थान में 2 से 3 प्रश्न रहेगा, प्रत्याहार में 1 या 2 प्रश्न रहेगा। अब साथियों बच जाता है हमारा, एक होता है सबसे महत्वपूर्ण संधि और एक होता है समास। तो संधि और समास से टोटल आपको बता दें तो 10 प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव में 10 प्रश्न रहेगा संधि से और ऑब्जेक्टिव में 10 या 11 प्रश्न रहेगा समास से, ठीक है। टोटल 50 प्रश्न हो जाता है व्याकरण जोड़ करके, ठीक है। तो समास से 11-12 प्रश्न रहेगा और संधि से 10-11 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव में। बात की जाए सब्जेक्टिव का तो पिछले कई सालों से सिर्फ संधि से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे, आपको प्रश्न पत्र दिखाएंगे कि किससे पूछा जा रहा है, लेकिन आपको हम संधि भी पढ़ाएंगे, पूरा निचोड़ करके पढ़ा देंगे एकदम, मतलब कि एकदम ए से शुरू करेंगे जेड तक दमंत कर देंगे संधि में, ठीक है। इसके बाद समास, समास में भी जितना चीज़ रहेगा, जितना भेद है उसका, जितना पहचानने का रूप है, सब बता देंगे हम, ठीक है। तो समास भी आपको याद करना है अच्छे से ताकि एक भी नंबर ना छूटे। चलिए इतना हो गया, सब कुछ हो गया, एक बार हम इसे क्लियर कर देते हैं। तो अपठित गद्यांश हो गया और यहाँ पे पत्र लेखन हो गया और इसके बाद यहाँ पे हो गया अनुच्छेद लेखनम। तो इस प्रकार से इतना आपसे पूछा जाएगा और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपसे प्रत्यय और उपसर्ग में 3 4 5 प्रश्न रहता है ऐसे, ठीक ना, जो कि इजी है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इसे अगर याद करते हैं तो आपको इजीली, मतलब कि 4 में से 4 नंबर आ जाता है आपको, ठीक है। चलिए संधि समाज से भी अधिक प्रश्न रहता है, 10-11 प्रश्न रहता है। चलिए इसके बाद हो जाता है साथियों आपको संस्कृत साहित्य धारा, ठीक है। संस्कृत साहित्य धारा क्या होता है, तो देखिए इसका क्लास रेगुलर चलेगा संस्कृत साहित्य धारा। इसमें से आपको बताते हैं, इसमें से 20 से आपको 21 प्रश्न, मतलब लगभग 20 प्रश्न आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। लेखक के बारे में, लेखक के किताब के बारे में, लेखक का जन्म कहाँ हुआ, ये लेखक कहाँ रहते हैं, मतलब लेखक के बारे में और कवित्री और कवि जितने भी हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। चलिए ये भी हम आपको समझा देते हैं, एक ऐसा होता है इसे। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए संस्कृत साहित्य धारा क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे संस्कृत साहित्य धारा में आपको जितने भी कवि हैं, संस्कृत के हिंदी के जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनके बारे में पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले महाकाव्य पढ़ेंगे। महाकाव्य क्या होता है, कौन कौन अच्छा महाकाव्य है, बड़ा महाकाव्य कौन कौन है, और फिर हमें कौन सा महाकाव्य पढ़ना है वो पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे खंड काव्य क्या होता है, ठीक है, खंड काव्य क्या होता है वो पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे दूसरे में खंड काव्य है, सब हम आपको बताएंगे। इसके बाद मुक्त काव्य क्या है, चलिए मुक्त काव्य क्या है, इससे जो ही प्रश्न रहेगा वो भी क्लियर करेंगे। महाकाव्य हो गया, खंड काव्य हो गया, इसके बाद जितने भी लेखक रहेंगे उनके बारे में जानेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि कालिदास सबसे पहले नंबर 1 है, ठीक है, मतलब कि सबसे बड़े रचनाकार हैं। कुमार संभवम के हो जाएंगे कौन, तो कालिदास ही हैं इनके लेखक। चलिए तो इसके बाद हो जाएगा अश्वघोष के बारे में पढ़ेंगे। अश्वघोष के बाद यहाँ पे बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवि के बारे में है, जैसे यहाँ पे बुद्ध चरित हो गए, भैरवी हो गए,
भट्टी हो गए, कुमार दास हो गए, माघव माध हो गए, इसके बाद श्रीहर्ष हो गए, जितने भी लोग हैं सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे इन्हीं के बारे में है, सब लेखक कवि ये सब के बारे में है। तो सिलेबस में हम आपको बता दिए हैं कि लेखक और कवि और इनके रचना के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, और ज़्यादातर जो लोग बिहार से संबंधित है, ठीक ना, जैसे बन भट्ट हो गए, गौतम हो गए, ये सब जो है ना बिहार से संबंधित है, तो इनके बारे में अधिक प्रश्न रहेगा। चाणक्य हो गए, इनके बारे में अधिक प्रश्न रहेगा। ठीक है, इसीलिए ये सब पढ़ना जरूरी है। जो यहाँ पे संस्कृत साहित्य धारा है, ये सब पढ़ना आपको जरूरी है। जैसे हम एक उदाहरण दे के बता देते हैं आपको। महाकाव्य में जब हम पढ़ेंगे तो महाकाव्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अश्वघोष का पढ़ेंगे। अश्वघोष ने 2 महाकाव्य लिखा, 2 महाकाव्य लिखे हैं, ठीक ना, सौंदर्य नंद और फिर बुद्ध चरित, ठीक ना। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कुमार दास ने क्या लिखा है, ठीक है, राजतरंगिणी किसने लिखा है, कुमार पाल चरित ये सब कौन लिखे हैं, हेमचंद्र, ठीक ना। तो ये सब पढ़ेंगे। ये सब से आपको 20 से 21 प्रश्न आपको एक ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। ठीक है, हम पढ़ा देंगे, उसके बाद आप मिला लीजिएगा, किसी भी प्रश्न किसी भी वर्ष का प्रश्न लेकर के मिला लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम समझते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इतना ही आपको सिलेबस था। आगे हम आपको प्रश्न पत्र दिखा कर बताएंगे कहाँ से कितना प्रश्न रहेगा। सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस आपको इतना ही था। 16 चैप्टर था आपको, और फिर 16 चैप्टर के साथ साथ नीचे में हम आपको बताएं कितना। तो यहाँ पे एक हो गया अपठित गद्यांश, रचना रचना कार्य में हो जाएगा क्या चीज़, तो पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन, और इसके बाद व्याकरण में हो जाएगा संधि समास। बहुत लोग संज्ञा सर्वनाम पूरा पढ़ लेते हैं, तो वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक ना। 12th के संस्कृत में, 12वीं के संस्कृत में वो सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो भी प्रश्न रहेगा वो हम बता ही देंगे। ठीक है, चलिए, तो संधि समास ये सब आपको महत्वपूर्ण है। बाकी प्रत्यय उपसर्ग नहीं लिखा हुआ है, फिर भी उपसर्ग आपको हम बता देंगे क्योंकि प्रश्न आता है। और वर्णों का उच्चारण स्थान प्रत्याहार संस्कृत साहित्य धारा, मतलब सीधा से समझिए, संस्कृत साहित्य धारा में लेखक के बारे में पढ़ने के लिए रहेगा। चलिए, अब हम आपको बता देते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से रहेगा, कहाँ से कितना प्रश्न आएगा और कैसे उसको बनाना है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेगा, सबको पता ही है। 100 प्रश्न जो रहता है साथियों, वो रहता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 100 प्रश्न जो रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देने के लिए रहेगा। ठीक है, 50 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रहेगा। और जो 5 रहेगा सब्जेक्टिव। अब यहाँ बहुत लोग रहेंगे जो पूछेंगे कि 5 सब्जेक्टिव रहता है, तो चलिए हम आपको नीचे बता देते हैं कि कितना सब्जेक्टिव रहता है। देखिए, मेन जो रहता है ना 5 सब्जेक्टिव रहता है, लेकिन उसमें से तोड़ तोड़ कर मतलब आगे प्रश्न बनाया जाता है। ठीक है, आगे हम चलिए आपको बताते हैं। मार्क्स की बात किया जाए तो टोटल 100 मार्क्स रहता है। अदर कोई भी बोर्ड में देखिएगा ना तो 80 मार्क्स का होता है। जैसे बिहार के अलावा और कोई बोर्ड में देखिएगा तो 80 मार्क्स का एग्जाम होता है संस्कृत में। चलिए, यहाँ भी देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 100 प्रश्न में से 50 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रहेगा। तो ये तो आपको पता है, 100 प्रश्न रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव। तो ये हम आपको यहाँ पे स्किप कर देते हैं। जैसे ही खंड बी में जाइएगा, मतलब खंड बा में जाइएगा, तो विषयनिष्ठ प्रश्न से आपको मुलाकात होगी। तो पहला प्रश्न में टोटल 10 प्रश्न रहेगा। आप समझ में आएगा, आ गया ना आप सभी को, कि एक प्रश्न में 10 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देने के लिए रहेगा। सभी प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 5 दूनी आपको इसमें से मिलेगा 10 नंबर। ठीक है, और दोस्तों, जो हमारे साथ अंतिम मतलब कि शुरू से जुड़ेगा और अंतिम तक रहेगा, उसको हम बता दे रहे हैं कि जो भी 10 प्रश्न एग्जाम में रहेगा ना, उसमें से आप 10 के 10 बना सकते हैं। ठीक है, हम एक एक बता देंगे। ठीक है, जो बच्चे पिछले साल मतलब कि 2024-25 सेशन के होंगे, उनको ये प्रश्न देकर देखिएगा। ठीक है, उनको ये प्रश्न देकर देखिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। 10 के 10 अगर पूछा जाता है तो 10 बना देंगे, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कितना, मात्र 5 ही। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया। सबसे पहले जो एक वाक्य में पूछा जाएगा उसको आप बना लीजिएगा, 10 में से 5 ही बनाने के लिए रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे देखिए दूसरा प्रश्न में रहेगा टोटल 10 प्रश्न, ठीक ना, 3 और फिर इधर 3 6 और 3 9 और 1 10, टोटल 10 प्रश्न रहेगा। और इस 10 प्रश्न में से आपको क्या करना है, 10 प्रश्न में से टोटल 5 प्रश्नों को बनाना है, और सभी के लिए 1 नंबर मिलेगा, मतलब 5 एकम 5, यानी कि 5 नंबर इससे आपको मिल जाता है। एक क्या है, तो संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए, बचपन में आप लोग वाक्य बनाए होंगे 5 या 6 क्लास में, कि पर्वत का
यहाँ पे वाक्य बनाए तो पर्वत क्या है, पर्वत विशाल है, या पर्वत बड़ा है, या पर्वत हरी हरी भरी है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं पर्वत का। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ संस्कृत में बनाने के लिए, जैसे सह माने क्या होता है, साथ में। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे कि राम शाह सीता वन गच्छति, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना है टोटल 10। अब इसको हम याद रखिएगा, इसमें हम 91 91 जो शब्द हमने आपको नहीं, पिछले सेशन वाले बच्चों को दिए थे, उनको जो 91 हमने शब्द दिया था, उसमें से 10 के 10 आ गया था एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आपको भी यही बता रहे हैं, जो बच्चे नए हैं उनको भी यही बता दे रहे हैं कि आपको 100 से 110 शब्द देंगे, उसी को आपको याद करना है और उसी में से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है कि ये हमको नहीं बनाने आएगा। और जो बच्चे संस्कृत में अगर जो जानते हैं बनाने के लिए, वो तो खुद से बना ही सकते हैं संस्कृत में ट्रांसलेट करके। बाकी जो लोग अपने से नहीं बना सकते हैं संस्कृत में, उनके लिए बता दे रहे हैं कि जो हम 100 शब्द देंगे ना, जैसे यहाँ पे टोटल 10 शब्द है, हम 100 शब्द देंगे, उसी 100 शब्द को याद कर लेना है आपको, एक भी नहीं छूटेगा। चलिए दूसरा के बाद तीसरा नंबर प्रश्न में आएंगे, तो तीसरा नंबर प्रश्न जो है 7 नंबर का रहेगा। और पीछे हम जब 16 चैप्टर बता रहे थे, तो 16 चैप्टर में 2 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण बताए थे, एक बताए थे परोपकार और एक बताए थे व्यायाम। ये 2 चैप्टर जो है यहीं से आपको प्रश्न पूछेगा। जैसे ये दोनों जो प्रश्न है, ये प्रश्न किस वर्ष का है साथियों, तो 2025 का ये प्रश्न है। और ये दोनों प्रश्न जो है ना, ये एक पूछा गया है परोपकार से और एक पूछा गया है व्यायाम से। जैसे ये वाला जो है, ये पूछा गया यहाँ पे परोपकार से, और ये वाला जो है ना, ये वाला पूछा गया है श्लोक यहाँ पे व्यायाम से। तो दोनों जो श्लोक है व्यायाम से रहेगा, या फिर यहाँ पे क्या चीज़ है, परोपकार से रहेगा। तो याद रखिए कि जितना भी श्लोक हम परोपकार में पढ़ाएंगे और जितना व्यायाम में पढ़ाएंगे, वो दोनों को रट जाना है। ठीक है, दोनों में जितना भी श्लोक रहेगा रट जाना है उसको। यहाँ से आपको कितना मार्क्स मिलेगा, तो 7 नंबर, 2 रहेगा, एक को उत्तर देने के लिए रहेगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न में आ जाएंगे, तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध लिखना है, यानी कि यही आपका हो गया अनुच्छेद लेखनम। ठीक है, अनुच्छेद लेखनम यही हो गया आपको, जिसमें से यहाँ पे 1.A मतलब कालिदास, विजयदशमी, यहाँ पे तीसरा में है शीर्ष ऋतु, सॉरी ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, सत्संगति, या फिर यहाँ पे अस्माकम देशा। तो ये 5 पॉइंट मिलेगा आपको। किसी एक पॉइंट पर आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है, और इसमें आपको टोटल 8 नंबर मिलेगा। मतलब कि इधर 7 नंबर श्लोक में और इधर 8 नंबर यहाँ पे संस्कृत निबंध में आ जाता है। तो दोस्तों 8 नंबर और 7 नंबर अगर इधर मिल गया, तो मतलब कि 90 प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम जो बताएंगे ना, 50 में 50 आपको ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिएगा। तो बात रहे सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में जो पढ़ाएंगे बस उतना याद करना है, ज़्यादा के चक्कर में नहीं रहना है। चलिए, तो यहाँ से चौथा प्रश्न में आपको संस्कृत निबंध लिखना था, ये आपको पता हो गया। इसमें आपको कितना नंबर मिलेगा, 8 नंबर मिलेगा। चलिए, ये प्रश्न पूछने का पैटर्न है। इसके बाद पांचवा प्रश्न में जब आइएगा, तो यहाँ भी आपको मिलेगा लघु प्रश्न। ठीक ना, एक प्रकार से दीर्घ में भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको टोटल प्रश्न बनाने के लिए रहेगा 4। टोटल प्रश्न बनाने के लिए रहेगा 4, इसमें से 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 नंबर मिलेगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। तो 4 पचे 20 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर यहाँ से आप उठा सकते हैं, जिसमें से आपको 3 से 4 प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा बुक से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्रश्न है। ठीक ना, हम अभी क्या बोले, 3 से 4 प्रश्न। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ये तीनों प्रश्न जो है ना, ये आपको किताब से है, मतलब कि बुक से ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न किताब से है, जिसमें से आपको एक एक बना सकते हैं। जब हम पढ़ा देंगे ना, तो आपको एक एक बनाने के लिए मिल जाएगा। जैसे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, और एक हो जाएगा ये तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, और ये होगा यहाँ पे। तो टोटल इधर 3 और इधर 2, ये 5 प्रश्न किताब से है। ठीक ना, 4 प्रश्न नहीं, 5 प्रश्न है। साकार का चरित्र चित्रण,
ये भी किताब से ही लिया गया है। तो टोटल 4 से 5 प्रश्न रहेगा किताब से, और यहाँ पे एक प्रश्न रहेगा आपको व्याकरण से, जो कि ये रहा व्याकरण से। हम आपको पीछे क्या बताए थे? पीछे हम आपको यही बताए थे ना कि संधि से प्रश्न रहेगा या फिर समास से प्रश्न रहेगा सब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे संधि से प्रश्न है, स्वर संधि के बारे में लिखना है, इसके भेद कितने हैं और इसका सुधारण देना है। तो हम आपको पिछले साल मतलब कि इस साल भी बता दिए और पिछले साल भी बच्चों को बताए थे कि स्वर संधि से प्रश्न रहेगा और प्रश्न था। 2024 का जो प्रश्न पेपर उलट के देखिएगा तो उसमें भी संधि से ही प्रश्न है। 2023 से प्रश्न निकाल के देखिएगा, 2023 का प्रश्न पर, तो उसमें भी स्वर संधि मतलब कि संधि से ही प्रश्न पूछा गया है। मतलब संधि जो है ना, उसमें आपको इतना हम पढ़ा देंगे कि ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, मतलब वो भी बना सकते हैं और सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं आप लोग। चलिएगा, इसके साथ साथ एक प्रश्न रहेगा आपको अनुच्छेद, सॉरी अनुच्छेद नहीं है, प्रधानाध्यापक के पास यहाँ पे पत्र लिखने के लिए, मतलब प्रार्थना पत्र जो आपको पीछे बताए थे। देखिएगा यहाँ पे प्रार्थना पत्र हम आपको बताए थे ना कि प्रार्थना पत्र पूछेगा, तो प्रार्थना पत्र आपको रहेगा। देखिए यहाँ पे तो टोटल इसमें से कितना प्रश्न, तो 5 प्रश्न ऐसा है जो किताब से है, एक प्रश्न ऐसा है जो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो अनुवाद मतलब कि यहाँ पे निवेदन करना है, यानी आपको क्या करना है, तो संस्कृत में पत्र लिखना है। पाल एक प्रश्न रहेगा और एक प्रश्न रहेगा व्याकरण से। तो इतना क्लियर हो चुका है आपको। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा ये हो गया 7वां प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट जो 8वां प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपको अपठित गद्यांश, ठीक ना, जो कि हम आपको यहाँ पे बताए थे। देखिए ऊपर यहाँ पे हम आपको बताए थे अपठित गद्यांश, जो कि सबसे इजी है। और इसमें हम आपको बता दें, देखिएगा थोड़ा सा, इसमें हम आपको बता दें कि पढ़ करके उत्तर देने के लिए रहेगा। और टोटल प्रश्न कितना बनाना है, तो 5 प्रश्न बनाना है। तो 5 प्रश्न में से तो आप एक प्रश्न ए वाला बना दीजिएगा, व्याकरण वाला एक प्रश्न बना दीजिएगा आप लोग, और एक प्रश्न बना दीजिएगा आप लोग तो यहाँ पे प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने वाला। तो 2 प्रश्न इधर हो गया और एक प्रश्न आप लोग बना दीजिएगा किताब से। किताब से टोटल 5 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको एक अगर बना देते हैं तो एक हो गया किताब में से, और एक हो गया व्याकरण, एक हो गया यहाँ पे संस्कृत में पत्र लिखने वाला। तो 3 प्रश्न इधर हो गया। और जो 8वां प्रश्न रहेगा ना, यहाँ पे 8वां प्रश्न, उसमें आपको गद्यांश रहेगा, तो उसको बना दीजिएगा। तो टोटल हो जाएगा 3 और 1 4 प्रश्न, और इसमें टोटल बनाना था कितना, 4 प्रश्न ही बनाना था। तो इतना आप लोग जान गए कि इसमें 5वां प्रश्न में 4 प्रश्न बनाना था, जिसमें से एक प्रश्न जो रहेगा अपठित गद्यांश रहेगा, ठीक ना। एक प्रश्न क्या रहेगा, अपठित गद्यांश रहेगा। आई होप समझ गए होंगे। नहीं तो पिछले साल का भी सिलेबस वाला वीडियो अपलोड किया गया है, वो भी देख सकते हैं। वहाँ भी मैंने अच्छे से बताया है, यहाँ भी मैंने अच्छा से बताया है। जिसको नहीं समझ में आया आया होगा वो पिछले कई सालों वाला सिलेबस वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और बात रहा इसमें प्रश्न पूछने का, तो सब में हम बता दिए कितना नंबर का पूछा जाएगा। इसमें 10 नंबर का रहेगा, इसमें 5 नंबर का रहेगा, इसमें 7 नंबर का, और अनुच्छेद लिखने में 8 नंबर का रहेगा। और जो रहेगा आपको, जो दीर्घ प्रश्न रहेगा वो आपको 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिएगा, आई होप सभी कुछ समझ गए आप लोग। और दोस्तों एक बात और आपको बताना था, ये जो PDF है ये आपको 99 रुपया में आपको बाय करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि बुक का जो यहाँ पे आपको कोई अगर बुक लेंगे तो 99 रुपया का एक बुक है, ये आपको बुक लेना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी हम चार्ज नहीं करते हैं, सिर्फ आपको बुक लेना है। इसमें आपको हम दिखा देते हैं पहले, ठीक ना। ये बुक देख लीजिए, ये बुक आपको हिंदी में अवेलेबल है। जैसे ब्रह्मचारी क्या कहता है, जो हिंदी में अवेलेबल है, पूरा हिंदी में अवेलेबल है। जो बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं वो संस्कृत में भी देख सकते हैं, संस्कृत में भी दिया गया है। और यहाँ पे एक बात और बता दें, एक बात और बता देते हैं आपको। देखिए जो आपको पहला प्रश्न बताए थे ना, पहला नंबर में प्रश्न 10 प्रश्न जिसमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना था, उसमें से आपको देखिए जितना ही प्रश्न पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। तो एक प्रकार से एक वाक्य में उत्तर देने वाला प्रश्न भी यहीं मिल जाएगा आपको प्रत्येक चैप्टर के अंत में। और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो देखिए इसके नीचे ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो बुक है नया बुक है, इस वर्ष का बुक है। तो 99 रुपये में इसे आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे पेमेंट कीजिएगा और अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर जो डाउनलोड नहीं होता है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे बोल सकते हैं, हम आपको वहाँ से आपको सेंड कर देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।
कोई भी दिक्कत होगा आप सभी को कोई भी दिक्कत होगा आप सभी को तो आप लोग बोल सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।